This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है जनाब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस तो ज़रूर रखा जाता है, लेकिन वो सेमिनार्स वर्कशॉप्स की हद तक होता है। लोग वहाँ जाते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, नोश फरमाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ना अपने कैरियर की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा, ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये बड़ा आम मौजू है और उस मौजू को बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। जो लोग सिर्फ इसको सोशलाइजेशन का एक ज़रिया नहीं समझते बल्कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा समझते हैं, वो ममालिक भी और वो प्रोफेशनल्स भी बड़े कामयाब चल रहे हैं। इसके मुतालिक हमारे लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकबिल में हम देखते हैं तो हमारी जो वर्किंग क्लास है इसको ऑन ए साइक्लिकल बेसिस अपने आप को रिट्रेन करना पड़ेगा, वर्क फोर्स के लिए ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा। आज के मेरे बड़े ही अहम मेहमान हैं जनाब फ़हीम अख्तर साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं, स्टॉक मार्केट के मुतालिक भी बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुतालिक भी बात करते हैं। किसी मज़ीद तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जनाब फ़हीम अख्तर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का एक ट्रेंड तो है अपनी जगह, लेकिन वो ट्रेनिंग मैं खैर उसको किसी मैयार पर या उसका क्रिटिक नहीं बनना चाहता। फ्रेंकली स्पीकिंग किसी भी किस्म की वो अच्छी है, एक शख्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन कंपनियां बड़ी घबराती हैं कि वो अपने स्टाफ को अपनी इन्वेस्टमेंट पर ट्रेन करवाएं, क्योंकि वो टर्नओवर को देखते हुए और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एक ऐसा एक्सपेंस समझती हैं जिसका बेनिफिशियरी सिर्फ एम्प्लॉई या ऑर्गेनाइजेशन नहीं। एक विजन का प्रॉब्लम है, एक विजन का प्रॉब्लम। मे बी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं सोचती, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो जिसे मैं कहूँगा कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो ऐसा नहीं सोचती। लेकिन लोकल कंपनियां कहती हैं साहब क्या ज़रूरत पड़ी ट्रेन करने की, इससे तो हमारे सिर्फ एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? बताएं भाई, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? राइट अली साहब, लर्निंग, ट्रेनिंग, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़े फैंसी किस्म के वर्ड्स हैं जी, और हम इनको नॉर्मली अकॉर्डिंगली इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जी। लर्निंग एक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है। आप, मैं, तमाम के तमाम लोग जो कि इंटरेक्ट करते हैं वो लर्न कर रहे होते हैं जी। ट्रेनिंग स्पेसिफिक होती है, ट्रेनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए होती है, ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होती है जो किसी ख़ास गोल के लिए काम कर रहे होते हैं जी। दुनिया भर में आप देखें ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक सेगमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट रिलेटेड है, ट्रेनिंग लीड करती है डेवलपमेंट की तरफ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे फोकस कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्यों कम है? आपकी वाली बात है, हम ट्रेनिंग को समझते हैं कि ये एक्सपेंस है। बहुत सारी छोटी कंपनियाँ, एक ऐसा एक्सपेंस है जिस पे कोई रिटर्न नहीं है, कोई विजिबल रिटर्न नहीं है, कोई ऐसा रिटर्न नहीं है जो कि जिसको आप मॉनेटरी वर्ड्स में, मॉनेटरी टर्म में आप गेज कर सकें। बिल्कुल गलत परसेप्शन है, इट्स ऑल टुगेदर रॉन्ग। अगर आप देखें ट्रेनिंग, जिन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रेनिंग कराते हैं किसी भी ख़ास इंडस्ट्री में, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और अल्टीमेट बेनिफिशरी जो होता है वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है। एम्प्लॉय भी होता है, एम्प्लॉय तो होता है, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करवाते हैं, उसके स्किल्स को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सफ़रर कौन है? सफ़रर तो आप खुद हैं। दो एम्प्लॉय उन तमाम ट्रेनिंग्स को अपनी ग्रेजुअल ग्रोथ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। टाइम का बेस्ट इस्तेमाल कर सकता है एक ट्रेंड जो एम्प्लॉय होता है, अपनी उस मशीनरी का, अपने वर्क प्लेस का जी, अपनी इन्वायरमेंट का ऐड वैल्यू कर सकता है। तो दिस इज़ वाई ट्रेनिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब ये पैसा लगाया है, इस पर वापस कितना आएगा, ROI बताएं। हमारे यहाँ ये कहते हैं ना भाई, अब इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, किसी भी एम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर की। आपको बताओगे कि इंटरनेशनली तो आपका पूरा जो इकोसिस्टम है आप सबको एजुकेट करते हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल हैं, जो बड़ी बड़ी कंग्लोमरेट्स हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ हैं,
वो क्या करती हैं, उनका पूरा जो नेटवर्क होता है, यानी थर्ड पार्टीज भी जो होती है, उनको भी ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। हो रहा है ऐसे कि नहीं हो रहा? ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो तो रहा है। इसका क्या फ़ायदा? वो कहेंगे भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आती है, अब उनको समझाया जाए कि बाहर क्यों किया जाता है और बाहर क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखें अली साहब, इसे समझना ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप जाके देखें इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री के पोर्शंस ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इज़ नॉट डेल्ट बाय प्रोफेशनल्स। अगर इसे प्रोफेशनल डील कर रहे हों जो कि एक अच्छी तरह से बिजनेस मैनेजमेंट क्वालिफाइड हैं, तो दे कैन फुली अंडरस्टैंड कि जब भी उन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ी तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ROI का कॉन्सेप्ट उनको समझाया गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड इज पार्ट ऑफ दैट सिलेबस। इज इट हाई? या इट इज़ हाई, इट इज़ हाई, इट इज़ प्रोमिनेंट, इट इज़ विजिबल, नज़र आता है। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस इन रिटर्न्स को वर्कआउट करती हैं एक वेल चार्ट आउट मोडालिटी के तहत, और उसके बाद में उसको मार्क भी करती हैं। आप ये देखें, आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हो, हायर करने के बाद आपके पास नहीं चलता, आप उसको फायर कर देते हो, आपका एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। व्हाट नॉर्मली हैपन्स इज़ कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो, हायर करने के बाद पहले 3 या 6 महीने प्रोबेशन पीरियड पे आप उसकी तरफ देख रहे होते हो, क्या कर सकता है ये मेरे लिए, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद वक्त चेंज हो जाता है। देन इट इज़ द एम्प्लॉय हु लुक टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या देगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या मुझे ग्रो कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लिए क्या रखा है, रेसिप्रोकल रिलेशन। या शुड आई स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और मुझे स्विच कर जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मेरी ग्रोथ के लिए ठीक हैं या मुझे कहीं दाएं बाएं देखना चाहिए। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिटेंशन, ये मोटिवेशन है उसकी, मोटिवेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। आप किस तरह से उसको ऑन बोर्ड लेते हो, किस तरह से आप एब्जॉर्ब करते हो, किस तरह से आप उस एम्प्लॉय को यकीन दिलाते हो कि राइट मेरी कंपनी, ये वो कंपनी जिसमें आप इस वक्त एम्प्लॉयड हो, आपको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू डेवलपमेंट, थ्रू योर पर्सोना डेवलपमेंट, कि आप आगे ग्रो कर सको। और मार्केट में जब आप खड़े हो तो आप एक प्रोफेशनल की हैसियत से 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद पहचाने जाओ। मैं एक बड़ा मुश्किल सवाल आपसे करूँगा भाई, प्लीज़। मसला हमारे पास क्या है कि वी डू नॉट रियलाइज द डिमांड ऑफ स्किल्स इन द मार्केट। अब क्या है, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मार्केट की डिमांड चेंज हो रही जी। मार्केट क्या मांग रही है उसको देखना है और एम्प्लॉय को रिट्रेन करना है, ख़ुद को भी रिट्रेन करना है। चेंजिंग टाइम्स में एक दफ़ा मैंने और आपने चेंज मैनेजमेंट पर प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि कैसे तब्दीलियाँ, सियासी तब्दीलियाँ अलहदा होती हैं लेकिन तब्दीली इदारों में आ जाती है और बंदा सोच ही रहा होता है, तब्दीली आ नहीं रही होती, आ जाती है। तो फिर उन तब्दीलियों के साथ डील करने के लिए कंटिन्यूसली ट्रेन करना है। मार्केट डिमांड के हिसाब से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कुछ एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंटली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी चाहते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, और वो इसमें लगे हुए हैं। अब वो किस तरह से होगी कि हम मार्केट डिमांड पता करें, मार्केट में क्या चीज़ चाहिए और किस चीज़ पर एम्फसाइज करना है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर, ये कैसे मालूमात करें? राइट अली साहब, जैसे कि मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होती है। किसी भी चीज़ की मार्केट हो या आप ब्रॉड टर्म में मार्केट को खुद देखना शुरू कर दें बहुत तेज़ी के साथ में, और उसकी चेंज की जो डिफरेंट वजूहात होती हैं जी, उसमें से एक बड़ी वजह चेंज होती है टेक्नोलॉजी की, कंपटीशन, इन्वायरमेंट। आप अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉय को आप उस स्केल पे लेकर आते हो, उस सतह पे लेकर आते हो कि नई टेक्नोलॉजी को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सके, कंपटीशन में रह सके, कंपटीशन में रहने के बाद आउट परफॉर्म कर सके। इस पर्पज़ के लिए आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाले सेगमेंट को साथ साथ लेके चलना ज़रूरी है। आपको इस चीज़ की एश्योरिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ भेड़ चाल है कि आप जो कुछ भी लगा रहे हैं ट्रेनिंग पे उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे, और रिटर्न्स आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। हमारे यहाँ भेड़ चाल, जी, भेड़ चाल ये है कि एक ट्रेनिंग आ जाती है फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर प्रोफेशनल्स के लिए, वो एक ट्रेनिंग सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। कोई बैनुल अक़वामी इदारा आता है, नाम नहीं लूँगा कोई नई सर्टिफिकेशन देना शुरू करता है फाइनेंस में, नाम नहीं लेता, समझ सब गए जी। सारी दुनिया भेड़ चाल में वहाँ पर जनाब हो गई। अब सब ने अपनी रिक्वायरमेंट में ऐड कर दिया, इसको डाल दें, कुछ अरसे बाद सेचुरेट हो गई, अब दूसरा कोई फील्ड ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं अब क्या करें? फाइनेंस प्रोफेशनल बेचारा इधर से उधर भागता फिर रहा है,
कभी बोल रहा है मैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चला जाऊँ, अब भेड़ चाल में रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चला गया, डिमांड यहाँ फिर सैचुरेट होगी। आप हज़ारों लोगों को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो जहाँ सैकड़ों की डिमांड नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जहाँ सैकड़ों की डिमांड नहीं वहाँ आप हज़ारों उठा के क्यों दे रहे हो लोग एक सर्टिफिकेशन के? ये प्लान कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट को इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करना ना, ये तो एक पर्सनल डिसीजन है। इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए? अली साहब, माशियात, इकनॉमिक्स ये वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें एक कोड देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, किस तरह से अपनी माशी हालत हम प्लान कर सकते हैं, किस तरह से पर्सनल इकोनॉमी हम प्लान कर सकते हैं। आपकी वाली बात डिमांड, सप्लाई, प्राइस, रिलेशनशिप, अगर आपको पता है, आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि राइट भेड़ चाल, हर्डिंग किस तरफ चल रही है, आगे इसका स्कोप क्या होगा, हाउ डू यू सी जितनी तेज़ी के साथ MBAs मार्केट में आ रहे हैं, ये ख़ास सर्टिफिकेशन मार्केट में आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ग्रोथ के लिए क्या आप उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो? सवालिया निशान। आपके फाइनेंशियल सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं है। मिसाल एक देता हूँ। दिस इज़ योर ओन परसेप्शन। हियर रोल रियली कम्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तरह से समझते हो, आपका अपना होमवर्क कैसा है, आप जिस सर्टिफिकेशन पे जा रहे हो, जिस ट्रेनिंग पे जा रहे हो, जिस क्वालिफिकेशन पे जा रहे हो, वो आपको किस हद तक मदद करेगी, आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है ना आपसे जी, वो ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ नहीं आई, एक पे बात श्रिंकेज आई, मैं कहना नहीं चाहता श्रिंकेज, दुनिया भर में श्रिंकेज आई, खाली हमारे आपने जनाब प्रोड्यूस कर दिया। जैसे आपने बताया कि आपने MBA आपने प्रोड्यूस किया, चलो ठीक है, आपने उसके साथ में सर्टिफिकेशन भी, सर प्लीज़ देखें ना इन मामला को, आपने सर्टिफिकेशन भी बांट दी। हमारे मुल्क में इतनी सर्टिफिकेशन आ गई कि अब वो चीज़ ही नहीं। फिर उसके बाद जो भी इस तरह की एजुकेशनल हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, लोगों ने बहुत सारे लोग जो कि कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ICT से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आपको याद होगा कि आज से 1 दिहाई पहले धन सर्टिफिकेशंस ले ली। बात सर्टिफिकेशन किस काम की? कोई काम की नहीं, क्योंकि वो कॉरपोरेशंस की अपनी थी। और हम अपने मुल्क के अंदर लोगों की तस्वीरें चलाते हैं मीडिया के ऊपर कि इन्होंने कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन ले ली। सर दिस इज़ ए वॉकिंग टॉकिंग जोक। अमेरिका में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कॉरपोरेशन की सर्टिफिकेशन के लिए टीवी के ऊपर जो है मुबारकबादें दी जा रही हों कि हमारा बच्चा पास हो गया और हमारा बच्चा ही। कहना नहीं मुझे चाहिए, लोगों को दुख होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैंने नहीं देखा कि कभी BBC चला रहा हो कि उनके मुल्क के अंदर O लेवल और A लेवल, जो मुल्क खुद कराता है कि उनके मुल्क में O लेवल और A लेवल के कितने गोल्ड मेडल आए, मैंने नहीं देखा। लेकिन उनका मुल्क वो है जो ऑक्सफर्ड और दूसरी जगह कैम्ब्रिज इसके एग्जामिनेशन कराता है, सारा नोट उनके पास जाता है। सिर्फ बता रहा हूँ। हली साहब, सबसे पहले तो फाइनेंस की सर्टिफिकेशन की बात करें। जिस स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस की आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो उससे लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। ये वो क्वालिफिकेशन है, ये वो सर्टिफिकेशंस हैं जिनको अक्रॉस द बोर्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लोगों ने यहाँ पे बैठकर या जब भी उन सर्टिफिकेशंस को हासिल किया तो वो पाकिस्तान से बाहर भी जा सके और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ख़ास किस्म की पोजीशंस में लेने के बाद उनका एडवांटेज मिला। लेकिन अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट यही था कि एक हर्डिंग बन गई, भेड़ चाल बन गई, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया और अगेन सरप्लस वाला मसला आ रहा है। जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब आप ICT की बात करते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन एज की बात करते हैं, उसमें थोड़े से ट्रबल रहे। हमारी अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट नहीं रही कि मार्केट क्या चाहती है। हमने अपनी यूथ को, अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को किन लाइंस पर ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है। एक भेड़ चाल की सूरत में आज से 1 दहाई पहले लोगों ने कुछ ख़ास किस्म की क्वालिफ़िकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेना शुरू की। ये उन लैंग्वेजेस पे थी जो कि आज शायद एप्लीकेबल नहीं। आज शायद जिनके बारे में आप बात करें तो आज के नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो लोग हैं वो आपकी तरफ एक अजीब नज़रों से देखते हैं कि राइट, ऑब्सोलीट लैंग्वेज, इस पर तो अब हम काम नहीं करते। अगर हम आपको हायर भी कर लेंगे तो हम आपको क्या करवाएंगे, कुछ भी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली दे वर नॉट नोइंग कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कौन सी लैंग्वेज ऐसी होगी जिसमें प्रोग्रामिंग चल रही होगी, वेब डेवलपमेंट किस तरह से होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। शायद ये वजूहात थी जिनकी वजह से IT वाले, वो लोग जिन्होंने बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन ली, क्वालिफ़िकेशन में पैसा लगाया, वक्त लगाया, होप्स थी, डिज़ायर्स थी कि राइट इस क्वालिफ़िकेशन के बाद
मैं अपने आप को फलानी जगह पे देखता हूँ, उनको वो नहीं मिल सका, डिसअपॉइंटमेंट आई, तो शायद उसमें बहुत सारे होमवर्क पर्सनल लेवल पे भी और दूसरे लेवल्स पे भी जो लोग उनको गाइड करने वाले थे, उस होमवर्क की कमी थी जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछूँ, दोबारा तो थोड़ा सा ले आता हूँ इस तरफ, अपने ही सेक्टर की तरफ ले आता हूँ। अब क्या है, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर स्टैंडर्डाइज्ड बॉडीज़ हैं जो सर्टिफिकेशन देती हैं, बाकी लोग पढ़ाते हैं, इकोसिस्टम का हिस्सा जी। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तकरीबन सारे एग्ज़ाम, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, राइट, और इस पैमाने पर किए जाते हैं, वो सवाल आपसे पूछते हैं और आपके सामने कुछ तरजीहात रखते थे, कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, किस संप में आप जाना चाहते हैं, उसमें आप बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर आप पर्चा पास कर जाते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन हुए हुए पर्चे होते हैं, आपको बताऊँ। अब ये आ गई डिजिटल एज, इधर सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपके ख्याल से क्या ऑनलाइन या हाइब्रिड एजुकेशन जिसमें सिर्फ इम्तिहान आपको देना है कंप्यूटर पे, बाकी तालीम आपकी रियल वर्ल्ड में होगी, या ऐसा कि जहाँ सारी तालीमी पाकिस्तान में तो ऑनलाइन बड़ा बदनाम हुआ, आपको पता है, पिछले साल एक वाक़या पेश आया, लोगों के पास से पता नहीं कैसी कैसी डिग्रियाँ निकल आई, कुछ ऐसी डिग्रियाँ निकल आई जो यूनिवर्सिटियाँ ही नहीं थी, कुछ ऐसे लोग थे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़ुद को स्कॉलर कहते फिरते थे, उनकी भी डिग्रियाँ जाली निकल आई। खैर, मैं उसको कतई नज़र रखते हुए ऑनलाइन हाइब्रिड एजुकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो एजुकेशन है, आपके ख्याल से क्या वो कॉर्पोरेट कल्चर को सूट करेगी आजकल के दौर में? बिल्कुल डेफिनेटली करेगी, और हमें इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों ने, हमारी ख़ास एज ने, इंक्लूडिंग दैट एज जिसमें मैंने एजुकेशन हासिल की, उसमें एक स्टीरियोटिपिकल किस्म का एजुकेशन पैटर्न हुआ करता था, बेसिक एजुकेशन का मेरा टाइम। जी जी, एक ही ऑप्शन मोस्टली मौजूद होती थी और उसी तरीके के मुताबिक आप मगअप करने के बाद में आप एग्ज़ाम्स दिया करते थे और रिज़ल्ट्स आपके सामने विजिबल होते थे। देयर वाज मच लेस रूम फॉर कि आप अपने माइंड को इस्तेमाल कर सकें, सिचुएशन बेस्ड आप डिसीजन ले सकें। उस पर जो ग्रोथ हुई, उस पर जो होमवर्क हुआ, उस पर जो काम हुआ, उसके नतीजे के सिलसिले में हमने अपना दुनिया भर में अपने पैटर्न को रिवाइज़ किया, रिवैम्प किया। हमने कहा राइट, हम एक इंडिविजुअल के सामने एक सिनेरियो रखते हैं, हम एक केस रखते हैं, उस केस में कोई भी जवाब, कोई भी रिप्लाई, कोई भी आंसर 100% करेक्ट नहीं होगा। लाइकली एक्सपेक्टेड जो होगा, उस जवाब को लेने के बाद हमने डिसीजन करना है। हम उसको लीड भी साथ में देंगे। इसके साथ साथ MCQs का पैटर्न सामने आया। MCQs दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं। आपको एक लीड मिलती है, आपको एक टोटल चीज़ें मगअप करने की आज की एज में ज़रूरत नहीं है। आप अपने पॉट्स लेके फिर रहे हैं, आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं, आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी लिटरली टोटली चीज़ों को अपने साथ दिमाग में लेके चलें। आपके पास, आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हो। बड़ी अहम गुफ्तगू हमारी जा रही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है फ़हीम साहब। ब्रेक लेने के बाद हम वापस हाजिर होते हैं और इस अहम मौजू के ऊपर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है। जनाब फ़हीम अख्तर साहब से बात कर रहे हैं हम यही कि कॉर्पोरेट एजुकेशन ख़ास तौर पे इसको कुछ लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी ले लेते हैं, इसको कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंदर भी ले लेते हैं, कुछ आमदन प्रोफेशनल्स खुद करते हैं, कुछ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए उनकी रीट्रेनिंग करवाते रहते हैं। फ़हीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की। आपने कहा प्रोसेस ग्लोबली अब रिकगनाइज हो चुका है। स्टैंडर्डाइज्ड इदारे, दुनिया भर के बड़े बड़े स्टैंडर्डाइज्ड इदारे मौजूद हैं। कुछ ऐसी गवर्निंग बॉडीज़ भी हैं, यानी अगर कोई एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, उसकी कोई गवर्निंग बॉडी है तो वो खुद एग्जामिनेशन करा रही है, रेवेन्यू भी अर्न कर रही है और उसके साथ साथ जो है लोगों को अपग्रेड कर रही है, उनकी नॉलेज को भी अपग्रेड कर रही है। और आप हैरान होंगे कि हर साल वो अपने पूरे करिकुलम को रिव्यू करते हैं
उसमें बहुत सारे, और फिर उसका नया एडिशन निकालते हैं, उसका नया लिटरेचर फ्रेमवर्क निकालते हैं, उसका नया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लाते हैं, स्टूडेंट्स को रीट्रेन करवाते हैं, और वो लोग जो पहले सर्टिफिकेशन ले चुके होते हैं उनको भी दोबारा से रिट्रेन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या सिलसिला है अपग्रेडेशन का, न्यू नॉलेज का, इसके बारे में हमें बताएं। अली साहब, अगर आप इसके दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं, अगर आप एक साइड देखें, सिलेबाई को अपग्रेड करने की रीज़न ये भी दी जा सकती है कि दुनिया भर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है वो क्या साबित करती है कि अपने स्टूडेंट को हमने क्या कुछ सिखाना है उस मकसद के साथ कि वो आज की दुनिया में रह सके। दिस इज़ नंबर वन एंड दिस इज़ दी प्री टेकन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। अब अगर आप देखें, हमारे पास दो सिस्टम ऐसे हैं जो हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पैरेलल चल रहे हैं, खासे सक्सेसफुल हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे उन सिस्टम से बेनिफिट भी ले रहे हैं और हम उसे एक मैटर ऑफ प्राइड भी समझते हैं। हमारे इनका भी जिस तरह से आपने जिक्र किया, इनका करिकुलम, इनका सिलेबाई हर साल चेंज हो गया था। चेंज वाले में रीज़न जिस तरह मैंने बताया कि एक तो ये भी है, लेकिन बेनिफिशरीज़ कौन कौन है? बेनिफिशरीज़ फाइनेंशियल बेनिफिट अगर हम देखें तो अल्टीमेटली उसके भी सामने आते हैं। नई रिसर्च, नए कंटेंट्स जब भी सिलेबस में शामिल किए जाते हैं, बुक्स नई प्रिंट होती हैं और पेरेंट्स को वो कॉस्ट बर्डन करनी पड़ती है, दोबारा रीपरचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन डेफिनेटली इंडस्ट्री में लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग किस जगह पे हो रही है, वो ख़ास जगह हैं, उसके बेनिफिशरी हैं। तो अल्टीमेटली एक मकसद ये भी इसका होता है कोर्स को रिवाइव करने का, रिवाइज़ करने का। दोनों साइड्स आप इसकी देख सकते हैं। सिमिलरली सर्टिफिकेशंस को भी अगर आप देखें, सर्टिफिकेशंस भी हर साल अपने टोटल सिलेबाई को रिवाइज़ करती हैं, रिवाइव करती हैं और साथ बताती हैं कि राइट 2016 और 2017 वी आर गोइंग टू हैव सच एंड सच इन आवर सिलेबस, प्लीज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बढ़िया हम बात। आप टीचर ने भी, ट्रेनर ने भी, स्टूडेंट ने भी, गाइड करने वाले ने भी, सब ने अपने आप को इन लाइन करना है, प्रिपेयर करना है, उसका मटेरियल अवेलेबल करना है, इक्विप करना है, सो दैट जब वो मार्केट में आते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकें। तो ये ट्रेंड चल रहा है तमाम की तमाम चीज़ों में। आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट से उसके पेरेंट्स को या उन लोगों को अच्छी तरह से बियर करने पड़ते हैं जो कि उस एजुकेशन का हिस्सा है। इसका मतलब एक फाइनेंशियल कंसर्न भी है ना, एक कमर्शियल एंगल भी है एजुकेशन के अंदर। ये तमाम इदारे पैसे कमा रहे हैं। वी डू हैव एंड इस पे बहुत सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, मीडिया में चल चुका है। फाइनेंशियल बेनिफिशरीज कौन है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन लेके जा रहा है, किस तरह से ये तमाम इदारे रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किस तरह से हर लेवल पे पैसा। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन की बात ना करना बहुत ख़राब हो गया इसका नाम। जबकि आप सोचें कि कितने लोगों की इंक्लूजन हो सकती है सिर्फ अगर वोकेशनल ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और डिप्लोमाज, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस अगर हमारी इकॉनमी में एंटर हो जाएं। हमारे पास कितने सेमी स्किल्ड लोग ऐसे हैं जो कि स्किल्ड हो सकते हैं, कितने अनस्किल्ड लोग ऐसे हैं जिनको हम सेमी स्किल्ड बना सकते हैं, लेकिन हम उसमें पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि मैनुअल स्किल जो है ये बेसिकली शायद क्वालिफाई करता है इंसान को। क्या कहते हैं अली साहब? अगर आज से 2 डिकेड्स पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे जाएं, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, आप लाइब्रेरी का रुख करते थे, आप लाइब्रेरी तलाश करते थे किस में मेरी पसंद की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बुक्स अवेलेबल हैं, मैगजीन्स अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं, किस तरह फोटोस्टेट करानी है, इशू नहीं हो सकते, वो नॉट मेनी ट्रबल्स। आज आपको जो भी डेटा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके डिवाइस पे अवेलेबल है, आप उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। बट नॉर्मली हैपन्स इज कि जब मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो मैं मुख्तलिफ सर्च इंजन्स को लगाता हूँ, गूगल को देखा, यूट्यूब पे देखा कि उसके क्लिप्स क्या मौजूद हैं, दूसरी मुख्तलिफ ऑप्शंस अप्लाई की। आपके पास वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आप अपने घर पे बैठ के अपनी फ्री टाइम में, यू डोंट हैव टू ट्रैवल एनीवेयर, घर पे बैठने के बाद अपने मज़े, अपने पसंद के टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कोलेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, डू यू थिंक दैट इफ़ वी गेट लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस, दुनिया आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे? डू यू थिंक कि हम अभी भी कन्वेंशनल मोड ऑफ
कॉर्पोरेट एजुकेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वही चाय बिस्कुट, वही सोशलाइजेशन, उस पर रिलाय करते रहें तो क्या हम प्रोग्रेस करेंगे, या दुनिया के साथ साथ चलेंगे, दुनिया के साथ साथ जो है दुनिया के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, दुनिया की एजुकेशन को समझ पाएंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, आपकी वाली बात को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, करें बिल्कुल करें। जैसा कि आपने कहा कि जो ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो है उसकी डायनेमिक्स बड़ी मुख्तलिफ सी हमारे पास चलती है। हम जब भी उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या होता है? राइट, आपकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि लोग उसमें इन्वॉल्व हों। क्या है, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि वो सीखते क्या है। दे आर मोर इंटरेस्टेड, अच्छा सा लंच होगा, एक्टिविटीज़ किस तरह की होंगी, एंड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि किस तरह की एक्टिविटीज़ वो चाह रहे होते हैं कि सबको साथ लेके चलें, किस तरह से। वो ये नहीं देख रहे होते कि बिहेवियर लर्निंग के बाद किस हद तक चेंज हो रहा है आपके पार्टिसिपेंट्स का। बड़ी अहम बात की, परफॉर्मेंस किस तरह से अपग्रेड हो रही है सीखने के बाद। बहुत अहम बात किया। तो ज़रूरत सीरियसनेस की है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बहुत सारी इंडस्ट्री में होस्टेज है उन लोगों के पास जिनको बेसिक नो हाउ नहीं है, जो कि इवन बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएट की डिग्री भी नहीं रखते होते, MBA से दूर को छोड़ें आप। तो ये रीज़न है, वो सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करते हैं कि राइट, हमारी वर्क फोर्स कंप्लीट हो, वो अपनी जगह पे खाने पुर हो, बस खाने पुर हो। उनको इस चीज़ की परसेप्शन नहीं है किस तरह से एक ट्रेंड इंडिविजुअल उनकी फर्म को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी कंपनी को बेनिफिट कर सकता है। अपनी ए गुड लीडर इज ए पर्सन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये है लीडरशिप। आप देखो आजकल हमारी मार्केट में ये चल रहा है, ए गुड लीडर इज वन हु इज मोस्ट, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं वो अच्छा लीडर होगा। लीडर डिफरेंट है। लीडर वो है जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करता है। लीडरशिप की रिकग्निशन नंबर ऑफ पर्सन्स आपकी हायरार्की में कितने नीचे हैं इससे नहीं होती। लीडरशिप आपकी रिकग्निशन होती है, वो लोग खुद आके बताते हैं कि राइट, वो मेरा लीडर है, मैं उसकी बात मानता हूँ और उसकी रीजंस हैं, ये मेरी कन्विक्शन है कि वो मेरा लीडर है। तो वो लेवल लीडरशिप पे हमें डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका ये भी कहना है कि जब तक उनको इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ना हो, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लीडरशिप को अंदाज़ा ना हो कि क्या वैल्यू है ट्रेनिंग की, क्या वैल्यू है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो तब तक कल्चर नहीं चेंज होगा। एग्जैक्टली कल्चर चेंज नहीं होगा। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस का ऑर्गेनाइजेशंस को, फर्म्स को, कंपनीज को पता होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग पे जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ तो उसका मकसद कोई पिकनिक टाइम नहीं है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर। और यहाँ पे वही बात है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का भी रोल दोबारा परमानेंट होता है कि राइट पर्सन को चूज़ करे, ऐसे शख्स को चूज़ करे कि जिसमें टैलेंट है, जो कि डिलीवर कर सके, जो कि जो ट्रेनिंग, जो स्किल्स एक्वायर करता है उसको आगे ट्रांसफ़र कर सके आने के बाद बहुत सारे लोगों में। बहुत अहम चीज़ है ये, बहुत अहम चीज़। तो यहाँ पे चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राइट पर्सन को आप चूज़ करें, उनको लेके जाएं, उनको ट्रेनिंग कराएं और उनको मैंडेट दें। राइट, जब आप वापस आते हो तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने इतने लोगों को ये स्किल्स ट्रांसफ़र करनी है। बड़ी इंटरनली आप अवेलेबल हो के मेरे पास। बड़ी तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। दिस इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप इसकी सिग्निफिकेंस को समझें, ट्रेनिंग के सिग्निफिकेंस को समझें, डेवलपमेंट के समझें। ट्रेनिंग से आप डेवलपमेंट दे सकते हैं, डेवलपमेंट फॉर योर सेल्फ, डेवलपमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें, बड़ी अहम चीज़ें आपने बताई हैं कि जो विज़न है वो विज़न कुछ इस नौइयत का होना चाहिए। अब वो विज़न लाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर कोई हमारे यहाँ कॉर्पोरेट विजनरी आ भी जाता है, बिलफर्ज अगर आ भी जाता है, तो हाउ इफेक्टिव इज़ दैट पर्सन व्हेन देयर आर नो ट्रेन्ड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन? ही कैन बी अ वेरी बिग विजनरी लीडर, but if his subordinates or his colleagues are not qualified, do not understand what he is saying, वो डिलीवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इन्वायरमेंट रियली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर लोग नहीं समझ सकते, लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस तरह के आइडियाज़ को, तो अल्टीमेटली कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। और बहुत दफ़ा हमने देखा है ऐसे कि कॉर्पोरेट लीडरशिप आ गई,
हमने सोचा ट्रिकल करके नीचे आ जाएगी चीज़, वो नहीं आई क्योंकि आपने अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं किया हुआ था। स्टाफ फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। अच्छा, और प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी अगर आप देखें तो मेन फेयर क्या है? लॉस ऑफ यही है ना कि भाई आ जाएगी नई मैनेजमेंट तो फारिग कर देगी। अगर यही लोग कंटिन्यूसली ट्रेन हो रहे होते, इवेल्यूएट हो रहे होते, रिजल्ट्स दे रहे होते, तो आज इनको खौफ ना होता। ये कहते पीआईए ना सही, हम दूसरी एयरलाइन में चले जाएंगे, वी आर इक्वली क्वालिफाइड, आज हमारी डिमांड ग्लोबली भी है। ये प्रॉब्लम। अली साहब, एक प्रोफेशनल, एक रियल प्रोफेशनल जिसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होता है, वो कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से फायर किए जाने के बारे में खौफज़दा नहीं होता। उसको पता होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसे फारिग भी कर देती है तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्किल्स, बाय वर्च्यू ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, बाय वर्च्यू ऑफ हिज टैलेंट, विद इन नो टाइम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके आसानी के साथ में फिट इन हो सकता है, डिलीवर कर सकता है। बढ़िया। तो वो खुल के काम करता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो चाह रहा होता है कि उसकी मदद से पॉजिटिव चेंजेस आएँ। तो उस लेवल को लाने की ज़रूरत है। आप अपने लोगों को प्रोफेशनल ऑर्डर में इस तरह से ट्रेंड करें, इस तरह से आप उनको स्किल्ड करें कि वो कॉन्फिडेंट हों, उन पे वो स्ट्रेसेस ना हो, वर्क प्लेस के स्ट्रेस ना हो। वो ये ना सोचें कल को मुझे फारिग कर दिया जाएगा, वो ये ना सोचें कि राइट अगर मैं यहाँ से फारिग कर दिया गया तो मुझे कहीं और पे जॉब नहीं मिलेगी। देखिए ये चीज़ उनका प्लान बड़ा सीधा होगा कि राइट अगर मैं यहाँ से फारिग भी हो जाता हूँ तो 4 जगहें ऐसी हैं जो कि मुझे बाय वर्च्यू ऑफ माई ऑल स्किल्स फॉर द पे वेलकम करेंगी। आपका फ़हीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात की। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की, आज बड़ा ही अहम मौजू था हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का। आपको पता है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर बड़ा फुकदान है इस चीज़ का। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और एजुकेशन तो होती है, लेकिन बहुत सारे ट्रेनर से मेरी गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही होती है वो एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है। और वो एंटरटेनमेंट तो ज़रूर है, एंटरटेनमेंट होनी भी चाहिए। मैं भी पढ़ाता इस तरह से हूँ कि मज़ा भी आया और बंदा कुछ सीखे भी, लेकिन ऐसा ही ना हो कि सिर्फ मज़ा ही आता रहे, बंदा सीखे ना। इसके मुतालिक भी फ़हीम साहब ने हमें बतलाया कि उसके अंदर अगर आप रिज़ल्ट्स को असेस करें कि परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या तब्दीली आई, एटीट्यूड में क्या तब्दीली आई, परफॉर्मेंस में क्या तब्दीली आई, अब वो कारकर्दगी कैसे करके दिखाएगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में भी बात की, मुकामी तौर पर भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, कॉर्पोरेट लीडरशिप के अंदर जो एक वैल्यू है इसकी ट्रेनिंग की उसके मुतालिक भी बात की। जनाब फ़हीम अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है, हमने कोशिश पूरी की कि एक प्रोग्राम के अंदर हम इन तमाम मौज़ूआत को साथ लेकर चलें। नाज़रीन, हमारा सोशल मीडिया जो है बड़ा ही मुतहर्रिक रहता है। आप हमारे फेसबुक और ट्विटर एड्रेसेस को वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन पर देखते रहते होंगे। अपने पैगामात हमें ज़रूर अरसाल कीजिएगा, हम कोशिश करते रहेंगे कि उनको प्रोग्राम में शामिल करें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।